नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग कर चुनाव का ऐलान कर दिया है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। नेपाल में 30 अप्रैल और 10 मई 2021 को चुनाव होंगे और इसके बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेपाली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और फैसले को वापस लेने की मांग करने लगे। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। इससे पहले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह ही नेपाल संसद भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ये फैसला लिया। इसके बाद पीएम ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिलने शीतल निवास पहुंचे। उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश नेपाल की राष्ट्रपति से की। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी जिस युद्ध स्तर पर वहां चुनाव अभियान चला रही है उसे देखकर साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी का हौसला उस वक्त से ही बुलंद हो गया था जब पिछले लोकसभा चुनाव में वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और अब 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी के हक में करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के चुनाव अभियान की कमान खुद संभाली है। अमित शाह ने बंगाल चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति बनाई है और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनकी स्पेशल 7 टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है। बंगाल में मिशन बीजेपी फतेह, स्पेशल 7 और मजबूत टीम दिलाएगी जीत। बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति, अमित शाह का ममता के लिए चक्रव्यूह। आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहाँ पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, माँ, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक माँ, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक फैमिली पार्टी बनकर तृणमूल कांग्रेस रह गई है। 10 करोड़ बंगाल की जनता की चिंता करने बजाय मेरे भतीजे की चिंता कर कर उसको एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं तो बहुत बड़ा बंगाल का उद्धार हो जाएगा। ये थियरी पर जब राज्य की मुखिया चलती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है और उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की बंगाल नीति पर नजर डालें तो पार्टी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, आक्रामक प्रचार और ममता पर वार करके चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य हर बूथ तक पहुंचकर खास तौर पर युवा वर्ग और महिलाओं में पैठ बनाना है। देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा टीएमसी के बागियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे ममता की जमीन को हिलाया जा सके। बंगाल में भाजपा जीतेगी, निर्णायक जीतेगी और अमित शाह जी ने वहाँ पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई और जो हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो सब सामने आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। ममता का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता बंगाल का दौरा भी करेंगे। बीजेपी ने अपनी रणनीति को अच्छी तरह लागू करने और उसे सफल बनाने के लिए
कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, सुनील देवधर, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े, अरविंद मेनन और अमित मालवीय की टीम पर भरोसा जताया है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने बेहद ही आक्रामक चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है और लगभग युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और सभी नेताओं को लक्ष्य भी दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्पेशल 7 नाम की टीम का गठन किया है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय नेता हैं, जिनके जरिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का किला फतह करने की तैयारी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें कवर करने के लिए 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के 7 नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। ये सभी दिग्गज नेता बंगाल में घर घर तक जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जिसके लिए वो अगले कुछ दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे। ये सभी नेता बंगाल में ममता बनर्जी के राज में हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर ममता के गढ़ में सेंधमारी करेंगे। जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। बीजेपी ने मिशन बंगाल फतह के लिए अपनी चुनावी रणनीति भी आक्रामक बनाई है, जिसमें हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा रखा गया है। इसके अलावा 11 नेताओं की कोर टीम बनाई गई है और बंगाल को 5 जोन में बांटकर नेताओं को प्रभार सौंपा गया है। हर जोन का प्रभार एक राष्ट्रीय सचिव को दिया गया है। वहीं स्पेशल 7 के तहत 7 नेताओं को 42 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने का नारा भी दिया है, जिसके लिए सभी 78,000 बूथ पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता 1 सीट से खोला था, तो 2014 के चुनाव में महज 2 सीटें ही हासिल कर सकी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर मिली जीत से पार्टी के हौसले बुलंद है। सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी ने उसे बड़ी टक्कर देकर 18 सीटें जीत ली थीं और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सीटें जीतने का लक्ष्य ही नहीं, बल्कि वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में भी जुटी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 में जहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 8.06% था, तो 2019 में वो बढ़कर 40.25% हो गया, जिसकी वजह बीजेपी की लगातार जारी सक्रियता रही। बीजेपी के ऐसे ही तेवरों से ममता नाराज हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है, जबकि उनकी पार्टी बगावत की वजह से लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी नेता लगातार ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी सरकार को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर देगी।